तो नमस्कार दोस्तों। आज से 2 बिलियन साल पहले राजस्थान के बीचों बीच दो कॉन्टिनेंटल प्लेटों के टकराने से एक दीवार खड़ी होती है। गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली के रायसीना तक जाने वाली 700 किलोमीटर लंबाई वाली यह दीवार राजस्थान को हमेशा हमेशा के लिए भारत के अन्य राज्यों से अलग रखा और यह रेंजेस दुनिया की अन्य रेंजेस में से सबसे पुरानी है। पिछले हजारों सालों से इस रेंजेज ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि इस रेंजेज ने राजस्थान के पश्चिमी इलाके की रेत को, जो रेगिस्तान युक्त प्रदेश है, उस रेत को राजस्थान के पूर्व में जाने से रोका है। तो दोस्तों, अगर ये पहाड़ियाँ न होती तो राजस्थान के पश्चिमी इलाके में पाई जाने वाली रेत राजस्थान से निकल करके आगे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे सारे के सारे राज्य आज रेत के समुद्र में दफन हो चुके होते। दोस्तों, उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर लेवल का भी लेवल बहुत गिर जाता और ये बहुत ही नीचे चला जाता। तो दोस्तों, वाटर क्राइसिस का भी हाल बहुत बुरा होता और एयर पोल्यूशन का तो आप पूछो ही मत, इतना बुरा हाल होता, पोल्यूशन बद से बदतर हो जाता। तो दोस्तों, ये है हमारी अरावली पर्वतमाला, जिस पर वर्तमान समय में खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, कहानी असल में 2024 में शुरू होती है, जब सुप्रीम कोर्ट इस अरावली पर्वतमाला को माइनिंग से बचाने के लिए मोदी सरकार को इस पर्वतमाला के लिए एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन तैयार करने के लिए कहता है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली पर्वतमाला को प्रोटेक्ट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय में अरावली पर्वतमाला की अलग अलग राज्य में अलग अलग डेफिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अरावली पर्वतमाला को एक ही दृष्टि से देखा जाए, इसीलिए उसने मोदी सरकार से अनुरोध किया कि एक कमेटी जो एक अरावली पर्वतमाला के लिए एक ऐसी डेफिनेशन तैयार करे जो अरावली को संपूर्ण दृष्टि से देखने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, जो काम दिया गया था सरकार को एक अच्छी डेफिनेशन बनाने के लिए, उसी डेफिनेशन के ऊपर काम करने के लिए, जो डेफिनेशन अरावली को एक संपूर्ण दृष्टि से देखने में सहायक रहेगी। लेकिन दोस्तों, यूनियन एनवायरनमेंट एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने एक ऐसी डेफिनेशन तैयार की है जो डेफिनेशन अरावली को बचाने के बजाय गायब भी कर देगी पूरी तरह से। ये कमेटी एक ऐसी डेफिनेशन तैयार करती है जिसके अंतर्गत अरावली पर्वत, संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अंदर वह सारे चोटियां जिसकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, उसको अरावली के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। और उसी के बीच बीच जिन जिन चोटियों की ऊंचाई 100 मीटर से अधिक है या 100 मीटर है, उन दो चोटियों के बीच का अंतराल 500 मीटर से कम होना चाहिए। अगर उन दो चोटियों के बीच का अंतराल 500 मीटर से अधिक हुआ तो उन दोनों को अरावली नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, ये सोचकर आपको लगेगा कि 100 मीटर तो ठीक है, लेकिन अरावली को नापा कहाँ से जा रहा है? अरावली को नापने के लिए 0 मीटर कहाँ से बनाया जा रहा है? क्योंकि वर्तमान समय से आगे जितने भी पहाड़ों को नापा गया है, जैसे माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट को नापा गया है सी लेवल से। सी लेवल के हिसाब से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन इस अरावली को कहाँ से नापा जा रहा है? जिसके माध्यम से अरावली की 90% पहाड़ियां इस वर्तमान वाली डेफिनेशन के अंतर्गत आ रही है। इस सरकार ने जो डेफिनेशन बनाई उसके अंतर्गत आ रही है। वो कहाँ से नाप रही है? तो दोस्तों, अरावली के लिए सरकार कहती है कि अरावली को सी लेवल के हिसाब से नहीं नापा जाएगा, बल्कि वहाँ के आसपास के स्थानीय वातावरण और वहाँ की उठी हुई धूल या वहाँ के उठी हुई जो रेत है, वहाँ का जो जो स्थल भाग है, उसके माध्यम से नापेंगे। बल्कि ये पहाड़ों और प्रकृति की जो चीज़ों है ना, जो पुराने पुराने बड़े बड़े पहाड़ हैं, उन पहाड़ों को नापने के लिए एकदम गलत है। क्योंकि जो जो पहाड़ नापे जाएंगे वो सीधे से सी लेवल से नापे जाएंगे, क्योंकि जितने भी सी है, जितने भी जो महासागर है ना, वो सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसीलिए उन सभी सभी महासागरों का स्तर एक होगा। इसीलिए सरकार या मतलब जितने भी बड़े-बड़े भूगोलवेत्ता हैं, सभी उसी को सी लेवल के हिसाब से नापते आए हैं और आगे भी नापेंगे। बट वर्तमान की सरकार ने इसको सी लेवल के हिसाब से न नाप करके वहाँ की स्थलीय जो वहाँ का स्थल है ना, वहाँ पर 0 मीटर लगा करके वहाँ से नापना स्टार्ट किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों, अरावली के आसपास का जितना भी एरिया है उसकी ऊंचाई ऑलरेडी 100 मीटर है या 100 मीटर से अधिक है।
इसके अनुसार सरकार द्वारा जो डेफिनेशन बनाई गई है, उस डेफिनेशन के अनुसार अगर अरावली का कोई भाग 190 मीटर ऊंचा है तो उस डेफिनेशन के अंतर्गत 90 मीटर ही माना जाएगा, तो वो हिस्सा अरावली माना ही नहीं जाएगा। जिसकी ऊंचाई 100 सी लेवल के हिसाब से 190 मीटर है, वो भी नहीं माना जाएगा। तो यही कारण है दोस्तों, अरावली का 90% हिस्सा इस वर्तमान सरकार की बनाई गई डेफिनेशन के अंतर्गत आता ही नहीं है, जो अरावली माना ही नहीं जाएगा। तो दोस्तों, कमाल की बात यह है कि 20 नवंबर 2025 को इसी डेफिनेशन को लेकर के वर्तमान सरकार पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट उस डेफिनेशन को बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेता है और वर्तमान एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से माइनिंग क्षेत्र तैयार करने के लिए कहा जाता है कि जिस जिस एरिया में माइनिंग किया जाना है उस क्षेत्र को आप कवरेज कर लीजिए और आप माइनिंग प्लान तैयार कीजिए। तो दोस्तों, इस बार लोग बेवकूफ़ नहीं बने। राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक कुछ ऐसा होने लगा जो पिछले कुछ सालों में नहीं हुआ। तो दोस्तों, इस बार मिलकर के सभी प्रोटेस्ट ने यही बात कही कि नो अरावली नो लाइफ। अरावली को डिस्ट्रॉय मत करो, हमें सांस लेने दो। सोशल मीडिया पर भी इस बार अरावली को लेकर के हर नागरिक ने या तो अपनी प्रोफाइल पर अरावली की पिक्चर लगाई, या अरावली को लेकर के कई वीडियो भी बनाए, या अरावली को लेकर के कई सारी रील्स बनाई। इस माध्यम से सरकार को बताया कि आप अरावली को डिस्ट्रॉय मत कीजिए। तो दोस्तों, ऑलरेडी अरावली में इतना डिस्ट्रैक्शन हो चुका है, तो इस नई डेफिनेशन के बाद अरावली की क्या हालात होने वाले हैं, ये आप भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब प्रोटेस्ट की वजह से 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट अपने लिए हुए फैसले को स्थगित कर देता है। तो दोस्तों, डिपेंड करेगा इस नई कमेटी पर कि ये नई कमेटी इस डेफिनेशन को रद्द करेगी या नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार तथा नई कमेटी पर प्रेशर बना रहे, क्योंकि जैसे ही प्रेशर बना रहेगा तो वह नई कमेटी क्या पता परमानेंटली रिजेक्ट कर दे उस डेफिनेशन को। इसीलिए हमें देश को बचाना है, जंगलों को बचाना है, या देश के पर्यावरण को बचाना है, तो ऐसे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह अपने देश को सर्वोपरि माने। जय हिंद, जय भारत।